नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह सेशन रहेगा साथियों 4 नवंबर 2023 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन में जितने ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इंडिया करंट अफेयर्स से बन रहे हैं उनकी जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उनकी भी जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा। और अंत में देखेंगे साथियों 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो जनरल साइंस के हैं। और उसके बाद जो चर्चा में चलती है न्यूज़ उसका अपने पूरा चर्चा करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो सेशन पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के अगले क्षेत्रीय निदेशक के रूप में किसे चुना गया है। इंपॉर्टेंट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया जो क्षेत्र है उसके अगले क्षेत्रीय निदेशक के रूप में किसे चुना गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो आंसर होगा साइमा वाजेद। आंसर रहेगा साइमा वाजेद। आंसर क्या रहेगा? साइमा वाजेद। अब इंपॉर्टेंट होगा कि ये साइमा वाजेद को चुना गया है WHO के तो दक्षिणी पूर्व एशिया क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में। तो ये साइमा वाजेद कौन है? तो साथियों ये बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना जी, शेख हसीना जी है, उनकी पुत्री है। शेख हसीना की पुत्री है जो वर्तमान में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है। शेख हसीना जी उनकी पुत्री है। यह 1 फरवरी 2024 को पदभार ग्रहण करेगी। कब करेगी? 1 फरवरी 2024 को पदभार ग्रहण करेगी। और इनका कार्यकाल साथियों 4 वर्ष का रहेगा। 4 वर्ष का रहेगा, ये भी अपने को पता होना चाहिए। यानी इनका जो कार्यकाल है वो है 4 वर्ष का रहेगा। साइमा वाजेद का, ये शेख हसीना बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है इनकी पुत्री है और इनका जो कार्यकाल है वो 4 वर्ष का रहेगा। ये पदभार ग्रहण करेगी 1 फरवरी 2024 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है। आगे है, हाल ही में पीएम मोदी ने स्टीम इंजन वाली किस राज्य की हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। हाल ही में पीएम मोदी ने स्टीम इंजन वाली किस राज्य की हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया? तो आंसर होगा साथियों गुजरात। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जो गुजरात में हेरिटेज ट्रेन है स्टीम इंजन वाली, इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो आंसर होगा पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया है। ये ट्रेन है जो केवड़िया के एकता नगर रेलवे स्टेशन से अहमदाबाद के लिए चलेगी। ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है कि ये ट्रेन है जो कहां से कहां तक चलेगी। ये ट्रेन केवड़िया के एकता नगर रेलवे स्टेशन से अहमदाबाद के लिए चलेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है। आपसे पूछेगा कि पीएम मोदी ने किस राज्य के लिए स्टीम इंजन वाली हेरिटेज ट्रेन है उसका शुभारंभ किया? तो आंसर होगा गुजरात के लिए। ये कहां से चलेगी? केवड़िया के एकता नगर रेलवे स्टेशन से अहमदाबाद के लिए चलेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे है अगला क्वेश्चन कि हाल ही में कोलकाता के राजभवन के सिंहासन कक्ष का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सिंहासन कक्ष है उसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी कोलकाता के राजभवन का जो सिंहासन कक्ष है, सिंहासन कक्ष है उसका नाम है जो किसके नाम पर रखा गया है? तो आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा गया है। और इसकी जो ये निर्णय किसने लिया है? तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं CV आनंद। ये इंपॉर्टेंट है कि किसके द्वारा इसकी घोषणा की गई है? तो आंसर होगा CV आनंद के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। किसके नाम पर रखा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के। आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार किसने जीता? हाल ही में ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार है जो किसने जीता? तो आंसर होगा नंदिनी दास ने। नंदिनी दास के द्वारा है जो ये जीता गया है ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार। इनकी पुस्तक कौन सी है? कॉट इन इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर। ये पुस्तक का नाम भी इंपॉर्टेंट है साथियों, आपसे पूछा जा सकता है। यह इसकी प्रथम पुस्तक है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। ये इनकी क्या है? प्रथम पुस्तक है साथियों। और ये वर्तमान में जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है वहां पर अंग्रेजी की प्रोफेसर हैं। कौन है? नंदिनी जी दास। आपसे पूछा है ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार किसने जीता है? नंदिनी दास ने जीता है। इनकी पुस्तक है कॉट इन इंडिया,
इंग्लैंड, मुगल, इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर, इस पुस्तक को दिया गया है, इस पुस्तक के लिए दिया गया है। और ये वर्तमान में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अंग्रेजी की प्रोफेसर हैं। ये इनकी प्रथम पुस्तक है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। आगे है साथियों अगला क्वेश्चन आपके सामने कि हाल ही में टाटा पावर रिजेन्यूएबल एनर्जी के सीईओ और एमडी कौन बने हैं? तो आंसर है दीपेश नंदा को बनाया गया है। किसे? दीपेश नंदा जी हैं, उनको बनाया गया है। किसका एमडी व सीईओ? तो टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी एंड के सीईओ और एमडी कौन बने हैं? दीपेश नंदा जी को बनाया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि हाल ही में दुनिया की प्रथम यात्री फ्लाइंग टैक्सी को किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा चीन ने। दुनिया की प्रथम यात्री फ्लाइंग टैक्सी है, उसको किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा चीन के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका नाम EH216S है। इसकी जो साथियों स्पीड है वो 130 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी इसकी जो स्पीड है 130 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें 2 यात्री यात्रा कर सकते हैं। प्रथम यात्री फ्लाइंग टैक्सी को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा चीन के द्वारा है जो लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है साथियों आपसे। आगे है साथियों कि हाल ही में किस देश ने भारतीयों को वीजा मुक्त प्रवेश देने की घोषणा की है? तो थाईलैंड। आपसे पूछा है किस देश ने भारतीयों को वीजा मुक्त प्रवेश देने की घोषणा की है? तो आंसर होगा थाईलैंड ने दी है। और ये प्रक्रिया साथियों 10 नवंबर 2023 से लेकर 10 मई 2024 तक है। इसके अंदर अगर कोई भारतीय अगर थाईलैंड जाना चाहता है तो बिना वीजा के वह यात्रा कर सकता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इससे पहले साथियों जो श्रीलंका के द्वारा जो मुफ्त पर्यटक के लिए भी वीजा की घोषणा की गई थी, उसमें भी अपना भारत शामिल था। अब किस देश ने भारतीयों को वीजा मुक्त प्रवेश देने की घोषणा की है? तो आंसर है थाईलैंड ने की है। यह 10 नवंबर 2023 से लेकर 10 मई 2024 तक है। बिना वीजा अपने यात्रा कर सकते हैं। आगे है कि हाल ही में कहां पर भारतीय संस्कृति का जश्न मनाने के लिए भव्य रामलीला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? तो आंसर है दुबई में। आंसर क्या रहेगा? दुबई में। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे कि कहां पर भारतीय संस्कृति का जश्न मनाने के लिए भव्य रामलीला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? आंसर होगा दुबई में किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में ऐश्वर्या प्रताप सिंह ने कौन सा पदक अपने नाम किया? एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में ऐश्वर्या प्रताप सिंह ने कौन सा पदक अपने नाम किया? तो आंसर होगा गोल्ड जीता है इन्होंने। और कौन सी कैटेगरी में जीता है? तो आंसर है 50 मीटर राइफल स्पर्धा में। कौन सी में? 50 मीटर में। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। कौन सी कैटेगरी में जीता है? तो 50 मीटर की जो कैटेगरी है साथियों उसमें इन्होंने जीता है। इनका जो स्कोर है वो इंपॉर्टेंट है, 463 पॉइंट, 463.5 अंक का स्कोर रहा। 463.5 अंक का स्कोर रहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि पहले AI सेफ्टी समिट 2023 में कौन सा समझौता किया गया? पहले AI सेफ्टी समिट 2023 में कौन सा समझौता किया गया? तो आंसर होगा बेलेचले घोषणा पत्र है, उस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बेलेचले घोषणा पत्र है, वो समझौता किया गया है। इसका आयोजन कहाँ किया गया था साथियों? इसकी मैंने आपको पहले ही जानकारी दी थी। यूके में इसका आयोजन किया गया था। वहां पर बेलेचले घोषणा पत्र है, उस पर हुए हैं। और इसमें साथियों कितने लोगों ने साइन, कितने देशों ने हस्ताक्षर किए हैं? तो 28 देशों ने इसके अंदर है जो हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य पूछे आपसे, इसका उद्देश्य है कि जो AI है साथियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके जो जोखिम है उनके लिए मिलकर कार्य करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहेगा। यही है कि AI समिट का आयोजन यूके के बेलचले शहर में हुआ। इसमें AI के जोखिम पर मिलकर कार्य करने की प्लानिंग की गई। इसमें घोषणा पत्र को 28 देशों ने अपनाया है। 28 देशों ने इस घोषणा पत्र को अपनाया है, उसमें भारत भी साथियों शामिल है। ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो साथियों ये थे जो करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने थे इंडिया करंट अफेयर्स से संबंधित, उनकी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की है। अब अपने देखेंगे जनरल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन साथियों जो NCERT की पुस्तकें हैं उसमें से तैयार किए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आपसे पूछा है, सफेद पेंट
बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो जिंक ऑक्साइड का। किसका उपयोग किया जाता है? जिंक ऑक्साइड का उपयोग है जो सफेद पेंट बनाने में किया जाता है। आगे है लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचने के लिए, कीड़ों से बचाने के लिए किसका लेपन किया जाता है? तो आंसर है जिंक क्लोराइड का। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। यानी लकड़ी की जो वस्तुएं होती हैं उनको कीड़ों से बचाने के लिए, यानी साधारण भाषा में दीमक से बचाने के लिए किसका लेप किया जाता है? तो आंसर है जिंक क्लोराइड का। आगे है मेलेकाइट किसका ऐसक है? तो आंसर है तांबे का। मेलेकाइट किसका ऐसक है? तो आंसर है तांबा। मेलेकाइट है जो किसका ऐसक है? आंसर होगा तांबे का है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे है साथियों अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो हाइजेनबर्ग ने। किसने किया था? हाइजेनबर्ग के द्वारा अनिश्चितता का सिद्धांत है वो किसने दिया? तो आंसर होगा हाइजेनबर्ग के द्वारा अनिश्चितता का सिद्धांत दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। रासायनिक दृष्टि से हीरा क्या है? तो एक शुद्ध कार्बन है। रासायनिक दृष्टि से हीरा क्या है? तो आंसर है शुद्ध कार्बन है। अब साथियों ये जनरल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गए। अब अपने जो न्यूज है उस पर बात करेंगे। देश के वर्क फोर्स में महिलाओं की जो हिस्सेदारी है 2022-23 में बढ़कर 37% हो गई है। इस प्रकार की रिपोर्ट आई है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, यहाँ से आपसे प्रश्न भी पूछ सकता है कि 2022-23 में जो देश के वर्क फोर्स है उसमें महिला की हिस्सेदारी कितनी है, वो भी अपने को पता होना चाहिए। यानी बढ़कर कितनी हो गई है? तो आंसर है 37% हो गई है। इस पर अपने विस्तृत चर्चा करेंगे। साथियों मेरे द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि आपको एक ही सेशन में करंट अफेयर व जनरल साइंस से भी अपडेट कर दिया जाए। इसके साथ एक जो नई मुहिम शुरू की गई है कि जो भी न्यूज़ महत्वपूर्ण होती है उसकी मैं आपके साथ पूर्ण तरह विस्तृत चर्चा इस सेशन में करता हूं। तो आपसे पूछा है कि देश के वर्क फोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी 2022-23 में कितनी बढ़ गई? तो आपका आंसर हो जाएगा 37% हो गई है बढ़कर। और इसमें क्या है? देश के वर्क फोर्स में यानी कार्यबल में महिलाओं की जो साथियों हिस्सेदारी है वो तेजी से बढ़ी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि देश के कार्यबल में महिलाओं की जो भागीदारी 2022-23 में बढ़कर 37% हो गई है और 2017-18 में यह है आंकड़ा 23% था। ये भी पूछा जा सकता है कि साथियों कितनी प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, या 2017-18 में यह कितना था? तो 2017-18 में यह आंकड़ा 23% था, जो अब कितना हो गया है? 37% हो गया। यानी 23 से बढ़कर 37% हो गया है। तो कितना हो गया है? 14 हो गया क्या? यानी 14% है जो बड़ा है। ये भी प्रश्न बन सकता है कि कितना बड़ा है? 2017-18 में ये 23% था और 2022-23 में बढ़कर 37% हो गया है। इसके अलावा उन्होंने क्या बताया कि देश में जो बेरोजगारी दर है, धर्मेंद्र जी प्रधान के द्वारा ये आंकड़े बताए गए हैं कि जो घटकर 2022-23 में 3.7% है। यानी जो देश में बेरोजगारी की दर है वो 22 और 23 के अंदर 3.7% है घटकर। देश में बेरोजगारी की दर 2017-18 की 6% थी। यानी 6% थी 2017-18 में बेरोजगारी की दर। ये भी इंपॉर्टेंट है कि 2017-18 में जो देश में बेरोजगारी की दर कितना प्रतिशत थी? तो 6% थी और 2022-23 में ये घटकर 3.7 होगी। यानी इसमें दो आंकड़े इंपॉर्टेंट हो गए साथियों। 2017-18 में महिला कितना प्रतिशत कार्य करती थी? तो 23% है और 2022-23 में ये हो गया 37%। इसके अलावा 2017-18 में बेरोजगारी की दर थी 6% और 2022-23 में ये हो गई है 3.7%। तो यहाँ से अगर दोनों ही क्वेश्चन बनेंगे तो साथियों उसकी विस्तृत जानकारी व कम समय में जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। मेरे द्वारा किया गया यह प्रयास आपको पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा जो न्यूज़ वाला आपने शुरू किया है, जो महत्वपूर्ण न्यूज़ होती है उसकी विस्तृत जानकारी मैं आपको कम समय में शेयर करता हूं। ये प्रयास कैसा लग रहा है कमेंट में भी आप बताइएगा। पीडीएफ का लिंक साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे। धन्यवाद साथियों।